नमस्कार साथियों, घटनासार के अगले लेक्चर में यानी आज 8वें लेक्चर में हम आपके सामने उपस्थित हैं। देखिए, घटनासार में जिन टॉपिक को दिया गया है और उस टॉपिक की चर्चा हम टॉप 100 करंट अफेयर्स में कर चुके हैं। तो उन टॉपिक्स को जो मैंने नोट्स बनाया था वही नोट्स मैंने लगा लिया है। घटनासार में उतना डीप नहीं दिया गया जितना डीप मैंने नोट्स में बनाया है, तो नोट्स से ही उसको डिस्कस करके घटनासार से वो टॉपिक स्किप करके हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है, यूपीएस एकीकृत पेंशन योजना। एकीकृत पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, 23 लाख कर्मचारियों को इससे लाभ मिलने वाला है और एनपीएस के कर्मचारियों के पास यूपीएस में स्विच करने का विकल्प दिया गया है। ठीक है, एनपीएस स्कीम जो नेशनल पेंशन स्कीम पहले से ही चल रही है, 2004-05 में ये शुरू हुई थी। तो इस योजना से यूपीएस में यूनिफाइड पेंशन स्कीम या एकीकृत पेंशन योजना में स्किप करने का ऑप्शन जो है दिया गया है। ठीक है, एनपीएस ने ओपीएस का स्थान लिया था ओल्ड पेंशन स्कीम का, और अब एनपीएस का स्थान यूपीएस ने ले लिया है। ठीक, राज्य अपने कर्मचारियों को यूपीएस के ढांचे के तहत लाने का विकल्प राज्यों को इसमें दिया गया है, और अपने सभी कर्मचारियों को यूपीएस के तहत लाने वाला अगर प्रथम राज्य पूछ लिया जाएगा तो महाराष्ट्र है, जो 25 अगस्त 2024 को ले आया है। और अगर यूपीएस की बात की जाए तो 24 अगस्त 2024 को यूपीएस योजना शुरू की गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसको मंजूरी प्रदान की गई है और 25 अगस्त 2024 को महाराष्ट्र ने अपने सभी कर्मचारियों को यूपीएस के तहत मतलब ला लिया। ऐसा करने वाला पहला राज्य है। यूपीएस प्रभावी कब से होगा? डेट महत्वपूर्ण है, 1 अगस्त 2025 से यूपीएस प्रभावी होगा। ठीक है, यूपीएस जो है 1 अगस्त 25 से प्रभावी होगा। 24 अगस्त 2024 को लाया गया है। यहाँ शायद 1 मार्च होना चाहिए, 1 मिनट, 1 मार्च यूपीएस बताते हैं अभी, तब तक इसकी मुख्य बातें हम लोग देख लेते हैं। देखिए, हाँ, 1 अप्रैल 2025 से योजना लागू होगी। यहाँ 1 अगस्त लिख दिया गया है। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2025 से, इसको सुधार कर लीजिएगा, ये योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी यूपीएस। ठीक, इसकी मुख्य बातें क्या हैं? सुनिश्चित पेंशन, अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। ठीक है, यानी कि कोई व्यक्ति रिटायरमेंट के बाद जब यूपीएस के तहत पेंशन लेगा तो उसके जो लास्ट के 12 महीने की मासिक उसकी सैलरी होगी, ठीक है, जो उसका औसत मूल वेतन होगा उसका 50% उसको पेंशन के रूप में दिया जाएगा। न्यूनतम 25 वर्षों की सेवा आवश्यक, मतलब इस लाभ के लिए अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन पाने के लिए न्यूनतम 25 वर्षों की सेवा देना अनिवार्य है। ठीक, 25 वर्ष से कम सेवा अवधि है तो आनुपातिक रूप से कम पेंशन मिलेगी, और उसमें भी न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा देने वाले कर्मचारी ही यूपीएस के पात्र होंगे। ठीक है, मान लीजिए कि आपने 25 वर्षों मतलब 25 वर्ष आपकी सेवा को नहीं हुए, नौकरी करते हुए आपको 25 वर्ष नहीं हुए हैं। ठीक है, लेकिन कम से कम 10 साल आपको होना चाहिए, तभी आपको यूपीएस का लाभ मिलेगा। अगर 10 साल से कम है तो आपको यूपीएस का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन, किसी कर्मचारी को उसके निधन से पहले प्राप्त पेंशन का 60% समतुल्य राशि मिलेगी। ठीक है, यानी कि अगर आप मेल हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे, रिटायर्ड हुए हैं, तो आप जितनी पेंशन पा रहे हैं आपकी पेंशन का 60% आपके निधन के बाद आपके पति या पत्नी को मिलेगा। ठीक है, पति या पत्नी को जो है आपके निर्धारित पेंशन का 60% मिलेगा, नॉमिनी को। ठीक, सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन, न्यूनतम पेंशन 10,000 इसमें देने का प्रावधान है। सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन, सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर मुद्रास्फीति सूचकांक भी लागू होगा, यानी महंगाई के हिसाब से पेंशन आपकी बढ़ती रहेगी। ठीक है, न्यूनतम इसमें यूपीएस के तहत पेंशन जो मिलेगी वो 10,000 पेंशन मिलेगी। ठीक,
सेवानिवृत्त कर्मचारी ग्रेच्युटी के अतिरिक्त एकमुश्त राशि के भी पात्र होंगे। ठीक है, ग्रेच्युटी के अलावा एकमुश्त राशि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलेगी। यूपीएस के कार्यान्वयन के लिए कर्मचारी का योगदान वेतन, मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता का 10% रहेगा, जबकि केंद्र सरकार 18.5% वहन करेगी। ठीक है, कोई कर्मचारी अगर रिटायर होता है तो उसका जो मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता होगा उसमें उसका 10% की हिस्सेदारी होगी और केंद्र सरकार की हिस्सेदारी उसमें 18.5% की होगी। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, दो डाटा। ठीक, इसी की तर्ज पर एक एनपीएस वात्सल्य शुरू किया गया है। 18 सितंबर 2024 को वित्त मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके हेतु? अवयस्क बच्चों हेतु। बजट 2024-25 में इसका उल्लेख किया गया है। अंशदान आधारित ये एक योजना है। सब्सक्राइबर को प्रतिवर्ष न्यूनतम 1000 रुपये का योगदान ये प्रदान करेगा और अधिकतम योगदान की सीमा इसमें निर्धारित नहीं की गई है। माता पिता अथवा अभिभावक अंशदान इसमें कर सकेंगे। बच्चे के वयस्क हो जाने पर यह योजना आसानी से सामान्य एनपीएस में बदल दी जाएगी। ठीक है, अभी ये एनपीएस वात्सल्य है, अंशदान आधारित योजना है। बजट 24-25 में इसका उल्लेख किया गया था। 18 सितंबर 2024 को ये योजना लॉन्च की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसको लॉन्च किया है। सब्सक्राइब जो करेगा इस योजना को उसको प्रतिवर्ष न्यूनतम 1000 रुपये जमा करने होंगे। ठीक है, अधिकतम जितना चाहें उतना जमा कर सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। ये माता पिता अथवा अभिभावक द्वारा अंशदान आधारित योजना है। जब बच्चा वयस्क हो जाएगा यानी 18+ हो जाएगा तब यह योजना सीधे एनपीएस में शिफ्ट हो जाएगी। एनपीएस में शिफ्ट होने का मतलब तब वो बच्चा स्वयं से उसमें चाहेगा तो योगदान दे सकता है। ठीक है, NIRF इंडिया रैंकिंग जारी की गई है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रैंकिंग है, पूछी जाती है। तो अगर इसके आरंभ की बात की जाए तो ये 29 सितंबर 2015 को इसकी घोषणा की गई थी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन ये योजना है। उद्देश्य इसका था कि देश भर में उच्च शिक्षा संस्थानों को रैंकिंग प्रदान करने के लिए एक कार्यप्रणाली की रूपरेखा तैयार करना। अगर इसका पहला संस्करण जारी कब किया गया था इसकी बात की जाएगी तो अप्रैल 2016 में इसका पहला संस्करण जारी किया गया था। ठीक है, इस योजना का पहला संस्करण जो जारी हुआ था वो अप्रैल 16 में जारी हुआ था। घोषणा इसकी की गई थी 29 सितंबर 2015 को, तो दोनों डेट याद रखिएगा। 29 सितंबर 15 को इसकी घोषणा की गई थी। ठीक, और अप्रैल 16 में इसको लॉन्च मतलब जारी किया गया था। पहली रैंक जो जारी हुई थी अप्रैल 16 में जारी की गई थी। शिक्षा मंत्रालय इसको जारी करता है। ठीक, कौन मंत्रालय? शिक्षा मंत्रालय। तो एक चीज़ ये भी ध्यान देने योग्य है। इसके बाद हालिया घटनाक्रम क्या है कि 12 अगस्त 2024 को NIRF इंडिया रैंकिंग 2024 जारी की गई है शिक्षा मंत्री द्वारा और ये 9वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 9वां। कुल 8 श्रेणियों में ये रैंकिंग जारी की गई है। समग्र श्रेणी, कॉलेज श्रेणी, विश्वविद्यालय श्रेणी, अनुसंधान श्रेणी, नवाचार श्रेणी और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय श्रेणी में इसको जारी किया गया है। ठीक है, मुक्त विश्वविद्यालय, कौशल विश्वविद्यालय। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ये ध्यान देने योग्य है कि राज्य विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय तथा कौशल विश्वविद्यालय श्रेणियाँ 2024 में प्रथम बार शुरू की गई हैं। तो सबसे ज़्यादा इसमें पूछे जाने की संभावना यही है कि कौन कौन सी श्रेणी पहली बार शुरू की गई है। तो राज्य विश्वविद्यालय श्रेणी, मुक्त विश्वविद्यालय श्रेणी और कौशल। ठीक है, राज्य, मुक्त और कौशल ये तीनों श्रेणियां पहली बार शुरू की गई हैं। राज्य विद्यालय श्रेणी, मुक्त विश्वविद्यालय श्रेणी और कौशल। 8 विभिन्न श्रेणियों के तहत भी अलग अलग रैंकिंग दी गई है। इसमें समग्र रैंकिंग की अगर बात की जाए तो IIT मद्रास लगातार 6ठे वर्ष यानी 2019 से 24 तक अभी तक वो पहले टॉप पर बना हुआ है समग्र रैंकिंग में। अगर इंजीनियरिंग की बात की जाए तो उसमें भी IIT मद्रास है लगातार 9वें वर्ष। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि IIT मद्रास समग्र और इंजीनियरिंग दोनों में टॉप पर है।
ठीक है, समग्र और इंजीनियरिंग दोनों में टॉप पे कौन है? आईआईटी मद्रास है। ठीक, इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं आप। विश्वविद्यालय श्रेणी में प्रथम स्थान पर आईआईएससी बेंगलुरु है, लगातार 9वें वर्ष। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु लगातार 9वें वर्ष विश्वविद्यालय श्रेणी में है। अनुसंधान श्रेणी में भी आईआईएससी बेंगलुरु है, ठीक है, लगातार चौथे वर्ष, 21 से 24 तक लगातार है। तो आप कह सकते हैं कि विश्वविद्यालय और रिसर्च श्रेणी में, रिसर्च में आईआईएससी बेंगलुरु है। ठीक है, तो ये दो चीज़, यानी समग्र और इंजीनियरिंग में मद्रास है, विश्वविद्यालय और रिसर्च में आईआईएससी बेंगलुरु है। अब आगे जो है इसकी श्रेणियाँ देख लेते हैं। आईआईटी मद्रास समग्र रैंकिंग में आईआईटी मद्रास पहले पे है, 86.42 इसका स्कोर है। दूसरे पे है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, 83.28 इसका स्कोर है। आईआईटी बॉम्बे तीसरे पे है, 81.37 इसका स्कोर है। आईआईटी दिल्ली चौथे पे है, 80.31 इसका स्कोर है। आईआईटी कानपुर जो है समग्र श्रेणी में 5वें स्थान पर है, 77.56 स्कोर के साथ। ठीक है, तो आईआईटी कानपुर समग्र श्रेणी में 5वें स्थान पर, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये एग्जाम में आपके पूछा जाएगा। चलिए आगे, समग्र श्रेणी में यूपी के संस्थानों की अगर बात की जाए तो 5वें स्थान पे आईआईटी कानपुर 77.56, 11वें स्थान पे समग्र श्रेणी में बीएचयू वाराणसी है 67.56, 16वें स्थान पर एएमयू अलीगढ़ है 64.17, 30वें स्थान पे आईआईटी बीएचयू है 58.69 और 49वें स्थान पे एमईटी विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर है 54.04। तो यूपी के टॉप 3 याद रखिएगा समग्र श्रेणी में, आईआईटी कानपुर, बीएचयू, एएमयू। ठीक है, आईआईटी कानपुर, बीएचयू वाराणसी, एएमयू, ये टॉप मतलब पहले 3 हैं यूपी के। तो जिसमें आईआईटी कानपुर 5वें पे है, बीएचयू 11वें पे है और अलीगढ़ 16वें पे है। ठीक है, कानपुर का स्कोर याद रख लीजिएगा 77 है, बीएचयू का 67 है और अलीगढ़ का 64 है। एक बार फिर से अगर समग्र श्रेणी की बात की जाएगा पूरे देश में तो उसमें आईआईटी मद्रास पहले पे, फिर बेंगलुरु है, फिर बॉम्बे। शहर का नाम याद रख लीजिए बस, मद्रास, बेंगलुरु, बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, ये टॉप 5 हैं। मद्रास, बेंगलुरु, बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर। ठीक है, अब अगर यूपी की बात की जाए तो 5वें पे कानपुर ही है, फिर 11वें पे वाराणसी है, 16वें पे अलीगढ़, यानी यूपी के टॉप 3 हैं कानपुर, वाराणसी और अलीगढ़। ठीक है, इतना याद रखिए बस, और इससे ज़्यादा जो है दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है। विभिन्न श्रेणियों में शीर्ष स्थान की अगर बात की जाए तो विश्वविद्यालय श्रेणी में आईआईएससी बेंगलुरु है, कॉलेज श्रेणी में हिंदू कॉलेज दिल्ली है, अनुसंधान श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है, इनोवेशन इन नवाचार श्रेणी में आईआईटी बॉम्बे है। ठीक है, तो आईआईटी बॉम्बे इंपॉर्टेंट है, नवाचार श्रेणी में है। मुक्त विश्वविद्यालय पहली बार जारी हुआ इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसमें इग्नू पहले स्थान पे है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी दिल्ली। कौशल भी पहली बार जारी हुआ है इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें सिम्बायोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पुणे है। ठीक है, कौशल में। राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय श्रेणी में अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई है। ठीक है, अब एनआईआरएफ रैंकिंग 24 में विभिन्न विषयों में शीर्ष स्थान। अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग में आईआईटी मद्रास है, प्रबंधन यानी मैनेजमेंट में अहमदाबाद है, फार्मेसी में जामिया हमदर्द नई दिल्ली है, चिकित्सा में एम्स दिल्ली है। इसको तो एक ही बार पढ़ लेंगे, ये सब चीज़ें ऐसे याद हो जाएगी। डेंटल में सबिता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज चेन्नई है, डेंटल में, दंत चिकित्सा में। विधि में नेशनल स्कूल ऑफ इंडिया बेंगलुरु है। ठीक है, नेशनल स्कूल ऑफ इंडिया बेंगलुरु है। वास्तुकला एवं डिजाइन में आईआईटी रुड़की है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली है। ठीक है,
कृषि और अनुसंधान क्षेत्र में। तो ये दो घटनाएं जो घटनासार में दी हुई हैं, इनका पहले हम बहुत अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं, इसलिए इनको हमने अपने नोट्स के माध्यम से ही करवा दिया है। अब ये देख लीजिए कि भारत फोर्ज की कल्याणी स्ट्रेटजिक सिस्टम को रक्षा उत्पाद बनाने का लाइसेंस मिला है। ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में ये स्थित है। कल्याणी स्ट्रेटजिक सिस्टम लिमिटेड इसका नाम है, जो भारत फोर्ज लिमिटेड की रक्षा सहायक कंपनी है, को महाराष्ट्र में अपनी जेजुरी इकाई में सैन्य उपयोग के लिए विशेष रूप से विकसित विभिन्न रक्षा उत्पादों के लिए 31 जुलाई 2024 को रक्षा लाइसेंस प्राप्त हो गया है। ठीक है, जिसमें $155.5 के निर्यात ऑर्डर और वित्त वर्ष 24 में 4500 करोड़ रुपए के ऑर्डर शामिल हैं। यह लाइसेंस वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक विभाग यानी DPIIT द्वारा उद्योग विकास और 1951 के तहत प्रदान किया गया है। तो भारत फोर्ज की कल्याणी स्ट्रेटजिक सिस्टम को, ठीक है, महाराष्ट्र के पुणे में यह स्थित है, ये याद कर लीजिए। भारत फोर्ज की कल्याणी स्ट्रेटजिक सिस्टम को रक्षा उत्पाद बनाने का लाइसेंस मिला। इतना ही इसमें पूछा जाएगा बस। ठीक है, यूपीएस की चर्चा हम कर चुके हैं, तो यहाँ इसकी चर्चा अब नहीं करेंगे। ठीक है, यूपीएस की चर्चा हो चुकी है। अगले टॉपिक पे हम आएंगे। हाँ, ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो है हाँ, पुरानी पेंशन स्कीम जो है 2003 में बंद की गई थी और एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम 2003 में लागू की गई थी। जो हम 2004-05 बता रहे थे उसको अपडेट कर लीजिए, 2003-04 है ये। ठीक है, एनपीएस जो लागू हुई थी 2003-04 में लागू हुई थी, इसको अपडेट कर लीजिएगा। बाकी सब वही है, उससे ज़्यादा डीप इसमें नहीं दिया हुआ है। वियतनाम के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पे आए थे, इनका नाम था फाम मिन चिन्ह। तो इनका नाम ही याद कर लीजिए कि वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं, इनका नाम है फाम मिन चिन्ह। 30 जुलाई से 1 अगस्त 2024 तक के भारत की यात्रा पर रहे और इन्होंने हमारे प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय एवं पारंपरिक महत्व के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर वार्ता हैदराबाद हाउस में की है। कहाँ पे? हैदराबाद हाउस में। हैदराबाद हाउस दिल्ली में ही है, हैदराबाद में नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। दक्षिण पूर्व एशिया में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वियतनाम को $30 करोड़ की ऋण सुविधा प्रदान करने की सहमति भारत ने दी है। ठीक है, तो दक्षिण पूर्व एशिया में समुद्री सुरक्षा के लिए कितने करोड़ डॉलर की जो है सहायता भारत वियतनाम को देने जा रहा है? तो $30 करोड़ ये है, $30 करोड़। ठीक है, तो ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट इसमें हो जाता है। आतंकवाद और साइबर सुरक्षा ऐसे मुद्दों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को मजबूत करने का निर्णय वार्ता में किया गया। आपसी व्यापार क्षमता विकास के लिए आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता पर भी दोनों पक्षों ने बल दिया। ठीक है, और इस अवसर पर कोलाइशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI में शामिल होने की सहमति वियतनाम ने दे दी है। ठीक है, कोलाइशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित भारत 2047 व वियतनाम के विजन 2045 के कारण दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग के नए क्षेत्र खुल रहे हैं। यानी कि वियतनाम ने अपने विकास का विजन 2045 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है, भारत ने विकसित बनने का लक्ष्य 2047 तक रखा है, इसलिए दोनों देशों का सहयोग काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा वियतनाम के नाहा त्रांग स्थित टेली कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी में आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन दोनों प्रधानमंत्रियों ने किया है। तो आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क का उद्घाटन किस देश में उनके राष्ट्राध्यक्ष के साथ मिलकर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किया? ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो वियतनाम होगा। ठीक है, इसको हम मैपिंग में भी करवा देंगे वियतनाम को। वियतनाम में एक नदी डेल्टा बनाती है, कौन सी नदी है? ये PCS में पूछा जा चुका है। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा, बाकी हम मैपिंग में करवाएंगे। वार्ता के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में पारस्परिक सहयोग के 6 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर हुए।
दोनों देशों के बीच 24 से 28 तक व्यापक रणनीतिक साझेदारी संबंधी दस्तावेज पर हस्ताक्षर हुए। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि मणिपुर स्थित सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी व हनोई स्थित वियतनाम एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज के बीच सहयोग, रेडियो व टेलीविजन के क्षेत्र में सहयोग के लिए प्रसार भारती नई दिल्ली तथा वायस ऑफ वियतनाम हनोई के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं। ठीक है, तो 24 से 28 तक ये ड्यूरेशन याद रखिएगा कि व्यापक रणनीतिक साझेदारी संबंधी दस्तावेज पर हस्ताक्षर हुआ। मणिपुर स्थित सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी व हनोई स्थित वियतनाम एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज के बीच सहयोग पर हस्ताक्षर हुआ। रेडियो व टेलीविज़न के बीच में प्रसार भारती नई दिल्ली और वॉइस ऑफ वियतनाम के बीच में हस्ताक्षर हुआ है। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट है इसमें, और कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला है मलेशिया के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर रहे। तो मलेशिया की हम मैपिंग करवा चुके हैं, इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा मलेशिया को। ठीक है, मलेशिया मलय प्रायद्वीप और बोर्नियो द्वीप के उत्तरी भाग को मिलाकर मलेशिया देश बना है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर जो है कहाँ स्थित है, ये भी थोड़ा लोकेशन में देख लीजिएगा। मैपिंग अभी जो लेटेस्ट करवाए हैं मलेशिया और इंडोनेशिया की, उसी में ये है। तो मलेशिया के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आए थे, उनका नाम था दातो सेरी अनवर इब्राहिम। क्या नाम था? दातो सेरी अनवर इब्राहिम। वो शिष्टमंडल के साथ 19 से 21 अगस्त 2024 तक भारत की यात्रा पर रहे। ठीक, प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय एवं पारस्परिक महत्व के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर हैदराबाद हाउस में चर्चा हुई। द्विपक्षीय वार्ता में दोनों प्रधानमंत्रियों ने स्वीकार किया कि 15 में भारत व मलेशिया के बीच स्थापित स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप ने द्विपक्षीय संबंधों को बहुआयामी बनाने में मदद की है। तो 2015 में भारत ने मलेशिया के साथ रणनीतिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ये डेट भी अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, दोनों देशों के बीच बढ़ते हुए निवेश व व्यापार का दोनों प्रधानमंत्रियों ने स्वागत किया तथा इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि द्विपक्षीय व्यापार 19.5 अरब डॉलर के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। ठीक, इसके अतिरिक्त ये तमाम क्षेत्रों में समझौते हुए, ये तो सही ही है। पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए 2026 को विजिट मलेशिया वर्ष के रूप में भी घोषित किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वर्ष 2026 को विजिट मलेशिया वर्ष के रूप में घोषित किया है भारत और मलेशिया ने मिलकर। 19 से 21 अगस्त तक मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर इब्राहिम भारत की यात्रा पर रहे। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करने के लिए भारत की पहल की मलेशियाई प्रधानमंत्री ने सराहना की। ठीक है, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी भारत करने जा रहा है, इसकी सराहना मलेशिया के प्रधानमंत्री ने की है। इसके साथ ही हाल ही में, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, इसके साथ ही हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा रोधी बुनियादी ढांचे के लिए प्रबंधन यानी कि कोलाइशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI की स्थापना में भारत की पहल की भी मेहमान प्रधानमंत्री ने सराहना की। दोनों पक्षों में द्विपक्षीय वार्ता के बाद परस्पर सहयोग के 6 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। ठीक है, इनमें से एक समझौता रहा भारतीय श्रमिकों को मलेशिया में रोजगार के अधिक अवसर देने व उन्हें बेहतर सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, 6 समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें से एक भारतीय श्रमिकों को मलेशिया में रोजगार के अधिक अवसर देने व उन्हें बेहतर सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का समझौता भी शामिल है। ठीक, चिकित्सा की परंपरागत प्रणालियों, डिजिटल टेक्नोलॉजी, कला एवं संस्कृति, पर्यटन, युवाओं को प्रोत्साहन संबंधी समझौते भी दोनों पक्षों ने किए हैं। अब वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ हाल ही में, और वर्चुअल माध्यम से इसकी मेजबानी भारत द्वारा की गई है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ग्लोबल साउथ के विकासशील व कम आय वाले देशों को एक साथ लाने तथा इसके विकास से संबंधित आशाओं, समस्याओं व प्राथमिकताओं आदि पर चर्चा करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू किए गए वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ का तीसरा शिखर सम्मेलन
वर्चुअल प्रारूप में आयोजित किया गया। ठीक है, ये तीसरा शिखर सम्मेलन था, 17 अगस्त 2024 को आयोजित किया गया। थीम इसकी क्या थी? एक सतत भविष्य के लिए सशक्त वैश्विक दक्षिण। ठीक है, थीम इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। 17 अगस्त को हुआ है, 17 अगस्त 24 को। ठीक, और ये तीसरा संस्करण है, भारत की मेजबानी में हुआ है, वर्चुअल माध्यम से हुआ है और 17 अगस्त 24 को हुआ है, डेट हमने बता ही दिया। तीसरा संस्करण है और इसकी थीम है एक सतत भविष्य के लिए सशक्त वैश्विक दक्षिण। इस सम्मेलन में 123 देशों ने भाग लिया। ठीक, 123 देशों ने, और 123 देशों के 173 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया है इसमें। 21 देशों के शासन प्रमुख व राष्ट्र प्रमुख व 34 देशों के विदेश मंत्री शामिल हुए। 118 अन्य मंत्रियों व उपमंत्रियों ने भी इसमें भाग लिया। ठीक, आगे क्या है इसमें? बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनिस भी इसमें भाग लेने पहुंचे। चीन व पाकिस्तान को इस सम्मेलन में आमंत्रित ही नहीं किया गया था। तो किन दो देशों को इस सम्मेलन में नहीं बुलाया गया था? चीन और पाकिस्तान को। सम्मेलन में 10 मंत्री स्तरीय सत्र आयोजित किए गए। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सभी विकासशील व कम आय वाले देशों से सम्मेलन के लिए सकारात्मक नज़रिया रखने का आह्वान किया। ठीक है, और विकासशील एवं कम आय वाले देशों को विकास के नाम पर ऋण देकर अपने ऋण जाल में फंसाने की चीन की नीति का कुछ देशों द्वारा पिछले अवसरों पर किए गए उल्लेख के प्रत्युत्तर में एक नई व्यवस्था वैश्विक विकास समझौता ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट प्रस्ताव नरेंद्र मोदी ने रखा है। ठीक है, तो कौन सा प्रस्ताव वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ एशिया समिट में रखा गया है पीएम मोदी द्वारा? ठीक है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन, एशिया नहीं, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन में कौन सा प्रस्ताव पीएम मोदी ने रखा है? तो ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट का प्रस्ताव। ठीक, इस प्रस्ताव से क्या होगा कि इन देशों को उनकी विकास प्राथमिकताओं के आधार पर ऋण उपलब्ध कराया जा सकेगा। ऋण स्वयं निर्धारित की गई विकास प्राथमिकताओं से प्रेरित होगा तथा यह विकास के नाम पर जरूरतमंद देशों को ऋण के बोझ में नहीं दबाएगा। इस कोष के लिए $35 लाख की प्रारंभिक मदद की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की है। तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, साथ ही ग्लोबल साउथ के देशों के लिए सस्ती व जेनरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराने व प्राकृतिक खेती के लिए प्रौद्योगिकी व अनुभव साझा करने की भी घोषणा की गई है। पहला सम्मेलन इसका हुआ था 12-13 जनवरी 2023 को, डेट याद रखिएगा। दूसरा सम्मेलन 17 नवंबर 2023 को, और अभी तीसरा सम्मेलन जो है 17 अगस्त 24 को हुआ है। 17 अगस्त 24 को तीसरा सम्मेलन हुआ है। ठीक है, इसरो द्वारा EOS-08 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया है 16 अगस्त 24 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। ठीक है, SSLV D3 इसका नाम है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा EOS-08 इसका नाम है, SSLV D3 द्वारा इसका प्रक्षेपण किया गया है। SSLV D3 द्वारा EOS-08 का प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र से किया गया है। बस इतना इसमें याद रखिएगा, इससे ज़्यादा इसमें पूछेगा नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, भारत का पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च जो किया गया है वो 24 अगस्त 2024 को किया गया है। रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 इसका नाम है। ठीक है, भारत का पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 इसका नाम है। स्पेस जोन इंडिया द्वारा मार्टिन ग्रुप के साथ मिलकर इसको विकसित किया गया है। ठीक है, तो इसको विकसित किसने किया है? स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के साथ मिलकर के। रॉकेट को मोबाइल लॉन्चर का उपयोग करके चेन्नई के पास स्थित कोस्ट पर रोड पर थिरुबिंदथई से लॉन्च किया गया है।
ठीक है। अगर इसकी ऊंचाई की बात की जाएगी तो 3.5 मीटर ये ऊंचा है। स्पेस जोन इंडिया के संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद मेघालिंगम ने कहा कि 3.5 मीटर ऊंचा रॉकेट 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। ठीक है, चूंकि यह दोबारा प्रयोग होने वाला रॉकेट है, इसलिए सीमित समय सीमा के अंदर कई प्रयोग करने के बाद रूमी 1 धरती पर लौट आया। तो रूमी 1 इसका नाम है, ये नाम याद रखिएगा। ठीक है, यह रॉकेट पूरी तरह फायरवर्क से मुक्त है। इसमें एक हाइब्रिड मीटर है जो सामान्य फ्यूल और इलेक्ट्रॉनिक रूप से सक्रिय पैराशूट डिप्लॉयर के द्वारा संचालित होता है। रूमी का पहला प्रक्षेपण फरवरी 2023 में असफल रहा था। तो ये किस दिन लॉन्च किया गया है? 24 अगस्त 24 को लॉन्च किया गया। पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 इसका नाम है। ठीक है, रूमी 1 इसका नाम है, नाम याद रखिएगा। NIRF इंडिया रैंकिंग का डिस्कशन अभी हमने कर लिया डिटेल में, तो यहाँ इसका कोई मतलब नहीं डिस्कस करने का, इसको हम स्किप करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक हमारा क्या है? अगला टॉपिक हमारा है भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा JNP मुंबई में स्थापित की जा रही है। ठीक है, भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा JNP मुंबई में, ठीक, कृषि लॉजिस्टिक में क्रांतिकारी बदलाव लाने और बर्बादी को कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण हेतु 284.19 करोड़ रुपए की PPP, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप योजना 26 जुलाई 2024 को स्वीकृति प्रदान की गई है। JNPA या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी की बात की जाए तो ये 67.422 वर्ग मीटर के क्षेत्र में विस्तृत है। एक अत्याधुनिक कृषि सुविधा स्थापित करने जा रहा है। ठीक है, यह सुविधा गैर बासमती चावल, मक्का, मसाले, प्याज और गेहूं के निर्यात को संभालेगा। मुंबई के बाहर मांस और समुद्री उत्पाद निर्यातकों को इससे सहायता मिलेगी। महाराष्ट्र में JNPA देश का पहला प्रमुख बंदरगाह है जो पूरी तरह से PPP मॉडल पर काम कर रहा है। ठीक है, तो JNPA पोर्ट जो है देश का पहला ऐसा बंदरगाह जो पूरी तरह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे काम कर रहा है। और यहीं से जो है पहली जो है एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा शुरू की गई है JNP मुंबई से। ठीक है, एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा JNP मुंबई से शुरू की गई है, ये इतना याद करिए। JNPA देश का पहला प्रमुख बंदरगाह है जो पूरी तरह से PPP मॉडल पर आधारित है। बस इतना याद रखिएगा इसमें बस। भारत का पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है अभी लॉन्च किया गया है। परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड ने तमिलनाडु के कलपक्कम में 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर फर्स्ट अप्रोच टू क्रिटिकलिटी को मंजूरी प्रदान की है। यह भारत का पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। इसे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा डिजाइन किया गया है और भाविनी द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित किया गया है। ठीक है, भाविनी की स्थापना 2003 में की गई थी। भारत रूस के बाद दूसरा देश होगा जिसके पास वाणिज्यिक संचालन वाला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होगा। दूसरा देश भारत हो जाएगा। पहला देश कौन सा है? रसिया है, रूस है। ठीक है, यह नवीनतम विकास देश के 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम के महत्वपूर्ण दूसरे चरण में भारत के प्रवेश का प्रतीक है। भारत के 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को डॉक्टर होमी भाभा ने देश के दीर्घकालीन ऊर्जा स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए तैयार किया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? भारत के थोरियम भंडार को देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के और उपभोग में सक्षम बनाना। ठीक है, थोरियम भंडार को पूरा करना और उपभोग भंडार में सक्षम बनाना। अगला पॉइंट है भारत संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि भारत का पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कलपक्कम से लॉन्च किया गया है। 27 जुलाई 2024 को लॉन्च किया गया है। रूस के बाद भारत ऐसा करने वाला दूसरा देश बन गया है। ठीक है, और भारत परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण में, ये पॉइंट भी ध्यान दीजिएगा, दूसरे चरण में पहुंच गया है। उद्देश्य है थोरियम भंडार को देश की शीर्ष ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने और उपभोग करने में सक्षम बनाना है। संपूर्ण जीव जंतुओं को सूची तैयार करने वाला भारत पहला देश बन गया है। ठीक है, 30 जून 2024 को एनिमल टैक्सोनॉमी समिट 2024 में भारत ने 1,04,561 प्रजातियों को कवर किया है। ठीक है, एक नहीं 10,04,561, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1 लाख है यार, हमारी मैथ थोड़ा कमज़ोर है भाई, अन्यथा ना लीजिएगा। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1,04,561 प्रजातियों को कवर किया गया है। ठीक है, तो संपूर्ण जीवों की एक लिस्ट तैयार करने में दुनिया का पहला देश भारत बन गया है। कोलकाता में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 109वें स्थापना दिवस पर ये चेकलिस्ट पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, एनिमल टैक्सोनॉमी समिट 2024 ZSI द्वारा यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित होने वाला दूसरा ये शिखर सम्मेलन है। शिखर सम्मेलन के दौरान 3 व्यापक विषयों जिनमें टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स इवोल्यूशन, पारिस्थितिकी पशु व्यवहार और जैव विविधता और संरक्षण पर विचार विमर्श हुआ है। ठीक है, और इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने JSI के प्रतिष्ठित प्रकाशन एनिमल डिस्कवरी 2023 का भी विमोचन किया। ठीक है, एनिमल डिस्कवरी 2023 का विमोचन किया गया है। भारत 641 नई पशु प्रजातियों और नए रिकॉर्ड इसमें शामिल हैं। इसके अलावा वनस्पति सर्वेक्षण के प्लांट डिस्कवरी 2023 का भी विमोचन किया गया। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का प्लांट डिस्कवरी, JSI का है एनिमल डिस्कवरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका, JSI से संबंधित है एनिमल डिस्कवरी और BSI यानी भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण से संबंधित है प्लांट डिस्कवरी। ठीक है, द्वारा प्रकाशित 339 नई प्रजातियां और देश के नए रिकॉर्ड इसमें शामिल हैं। इस अवसर पर ICAR, NBFGR लखनऊ और JSI कोलकाता द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित पहली बार बारकोड एटलस ऑफ इंडियन फिश और शिलादित्य, देखिए इस अवसर पर लखनऊ, ICAR, NBFGR लखनऊ और JSI कोलकाता द्वारा जो विकसित किया गया है बारकोड एटलस ऑफ इंडियन फिश, उसका भी विमोचन हुआ। प्लस ये बुक बड़ी इंपॉर्टेंट है, रोर सेलिब्रेटिंग 50 ईयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। ये महत्वपूर्ण बुक जो पूछी जाती है उसमें भी ये पूछी जा सकती है। तो रोर सेलिब्रेटिंग 50 ईयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर एक किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है शिलादित्य चौधरी और केतन सेन गुप्ता की। ठीक है, शिलादित्य चौधरी और केतन सेन गुप्ता की ये पुस्तक है, इसका भी विमोचन किया गया। ठीक है, तो बारकोड एटलस ऑफ इंडियन फिश मतलब ये लखनऊ और JSI कोलकाता की संयुक्त रूप से प्रकाशित पुस्तक है, इसका विमोचन हुआ। रोर सेलिब्रेटिंग 50 ईयर ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, ये शिलादित्य चौधरी और केतन सेन गुप्ता की पुस्तक है, इसका विमोचन हुआ है। प्लांट डिस्कवरी 2023 BSI की है और एनिमल डिस्कवरी 2023 JSI की है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की है। ठीक है, तो जहाँ एनिमल आएगा वहाँ जूलॉजी आएगी और जहाँ वनस्पति आएगी वहाँ पे जो है वनस्पति सर्वेक्षण विभाग आएगा, प्लांट आएगा जहाँ। ऐसे इसको कनेक्ट करके आप याद कर सकते हैं। बिंग्स EV भारत की पहली इलेक्ट्रिक माइक्रो कार बनी है। रॉबिन लॉन्च करने के लिए तैयार, यानी बिंग्स EV ने भारत की पहली इलेक्ट्रिक माइक्रो कार रॉबिन को लॉन्च किया है। ठीक है, इसको रॉबिन नाम दिया गया है। 16 अगस्त 2024 को बिंग्स EV द्वारा विकसित की गई है। इस कार को बिंग्स EV नामक स्टार्टअप ने बनाया है, जिसकी स्थापना प्रणव दांडेकर और उनके पिता प्रकाश ने अप्रैल 25 में बेंगलुरु में किया था। ये अप्रैल 25 में लॉन्च होगी। ठीक है, बिंग्स EV की स्थापना प्रणव दांडेकर और उनके पिता प्रकाश ने की है
बिंग सीबी अप्रैल 2025 में लॉन्च की जाएगी। ये 16 अगस्त 2024 को इसको घोषणा की गई है। ठीक है, बिंग्स ईबी लॉन्च करेगी। रॉबिन नाम है इस कार का, इस कार का नाम रॉबिन है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, इंदौर स्थित कंपनी जो है इंदौर में स्थित है, 2 सीटों वाली क्षमता की मोटरसाइकिल की तरह ये कार बनाएगी। ठीक है, और इसका लक्ष्य है 2025 में 3000 कार बेचना। ये पर्यावरण हितैषी कार है। ठीक है, तो ये थोड़ी चीज़ें याद रखिएगा बस। मध्य प्रदेश का नया रातापानी टाइगर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश जो टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, इसने रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य को देश के 6ठे टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया है। सॉरी, 6ठे नहीं, 8वें टाइगर रिजर्व के रूप में। ठीक है, रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व होगा। तो पहला पॉइंट तो यही इम्पोर्टेंट हो जाता है जो हमको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक, आगे हम लोग देख लेते हैं क्या है। अगला पॉइंट हमारा है, एनटीसीए ने 2011 में इस टाइगर रिजर्व के लिए सैद्धांतिक सहमति दी थी। ठीक है, तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन ऑफ इंडिया ने 2011 में इसकी सहमति दी थी। आप कमेंट करके हमको बताइएगा कि एनटीसीए की स्थापना कब की गई थी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एनटीसीए कब स्थापित किया गया था। एनटीसीए की स्थापना से रिलेटेड क्वेश्चन पर्यावरण में पूछा जाता है, इसलिए मैंने ये दिया है। नए रातापानी टाइगर रिजर्व में बाघों और तेंदुओं सहित 3000 से अधिक वन्यजीव होंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में राज्य वन्यजीव बोर्ड ने अगस्त 2024 में रातापानी टाइगर रिजर्व की स्थापना को आधिकारिक रूप से मंजूरी प्रदान की। ठीक है, रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य बन जाने के बाद यह 8वां टाइगर रिजर्व होगा मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। और रिजर्व के 60% धनराशि केंद्र सरकार देगी, 40% राज्य सरकार। ठीक है, 60% केंद्र सरकार, 40% राज्य सरकार। 8वां टाइगर रिजर्व एमपी का होगा। भोपाल रायसेन जिले में विंध्य पर्वतमाला में 890 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल भी इम्पोर्टेंट है। कितने में फैला है? 890 वर्ग किलोमीटर में। सागौन वनों की अधिकता है। भोपाल से 50 किलोमीटर से भी कम दूरी इसकी है। इस अभ्यारण्य में 40 बाघों की कुल आबादी है। अभी कितने बाघ हैं? 40। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक ये घटना सार ने जो है इसमें थोड़ा सा त्रुटि की है। कश्मीर को विश्व शहर का प्रमाण पत्र नहीं मिला, बल्कि श्रीनगर को मिला है। ठीक है, तो विश्व शिल्प शहर का प्रमाण पत्र श्रीनगर को मिला है। श्रीनगर 31 जुलाई 2024 को कश्मीर में यानी श्रीनगर में आयोजित एक समारोह में श्रीनगर शहर को विश्व शिल्प परिषद से अंतर्राष्ट्रीय विश्व शिल्प शहर वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इससे पहले जून 24 में विश्व शिल्प परिषद अंतर्राष्ट्रीय ने कश्मीर को अपनी विश्व शिल्प शहर सूची में शामिल करने के निर्णय की घोषणा की थी। विश्व शिल्प परिषद की विश्व शिल्प शहर सूची में शामिल होने वाला ये चौथा भारतीय शहर है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि इसको शामिल किया गया, चौथा भारतीय शहर है। इसके पहले जयपुर शामिल हो चुका है, मामल्लपुरम शामिल हो चुका है और मैसूर शामिल हो चुका है। तो जयपुर और मामल्लपुरम को 2015 में, मैसूर को 2018 में शामिल किया गया था। ठीक है, जयपुर कब शामिल हुआ था? जयपुर और मामल्लपुरम ये शामिल हुआ था 2015 में। मैसूर शामिल हुआ था जो कर्नाटक में है, ये 2018 में। ठीक, उसके बाद अभी श्रीनगर को शामिल किया गया है 2024 में। तो कुछ मतलब कुल मिला के 4 शहर ऐसे हैं जिनको विश्व शिल्प शहर का दर्जा मिल चुका है। यहाँ पे जयपुर और मैसूर और कश्मीर को विश्व शिल्प शहर का टैग मिला है। वहीं मामल्लपुरम को पत्थर पर नक्काशी के लिए विश्व शिल्प शहर के रूप में स्थान मिला है। ठीक है, जयपुर, मामल्लपुरम और कश्मीर को विश्व शिल्प शहर का टैग मिला है, तो मामल्लपुरम को उसके पत्थर शिल्प के लिए शिल्प शहर का टैग मिला है। ठीक, तो ये इतना इम्पोर्टेंट है।
श्रीनगर, जिसका 4000 वर्षों से अधिक पुराना लिखित इतिहास है, अपने कालीन बुनाई, कानी साल, पेपर माची, खत्म बंद, लकड़ी की नक्काशी, कंडीकारी, तांबे के बर्तन, टिलावर के लिए प्रसिद्ध है। साल 21 में कश्मीर को यानी श्रीनगर को शिल्प और लोक कला के तहत यूनेस्को के रचनात्मक शहर में मान्यता दिया गया था। ठीक है, तो 2021 में श्रीनगर रचनात्मक क्रिएटिव सिटी में शामिल हुआ था। क्रिएटिव सिटी। ठीक, अभी किस में शामिल हुआ है? क्राफ्ट सिटी में। क्राफ्ट सिटी इसके रूप में शामिल हो गया 2024 में, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इसके पहले इसको 2021 में क्रिएटिव सिटी का दर्जा मिला था, 2024 में इसको क्राफ्ट सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है, विश्व शिल्प परिषद अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल की स्थापना 1964 में हुई थी। एलिन असबोर्न, वेंडर बिल्ट वेब और मार्गरेट मेरविचिन और कमला देवी चट्टोपाध्याय द्वारा न्यूयॉर्क, अमेरिका में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट ये है कौन कौन से शहर इसमें शामिल हैं। तो इसमें शामिल है जयपुर, मामल्लपुरम जो 2015 में शामिल हुआ, उसके बाद मैसूरू 2018 में, और उसके बाद फिर कश्मीर आप ये क्या बोलते हैं, श्रीनगर 2024 में। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। जयपुर मामल्लपुरम 15 में, मैसूरू 18 में, सही है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला घटनाक्रम। 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा। ये बीजिंग में यानी चीन की राजधानी में 8 से 16 अगस्त के बीच आयोजित किया गया 17वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान ओलंपियाड ये था। भारत के जो छात्र टीम थी उसमें गुजरात, केरल, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के छात्र शामिल थे। 3 श्रेणियां इसमें थी, थ्योरी और प्रैक्टिकल, अर्थ सिस्टम प्रोजेक्ट और इंटरनेशनल टीम फील्ड इन्वेस्टिगेशन। इसमें 3 स्वर्ण भारत ने जीते हैं, 3 स्वर्ण और कांस्य और 2 रजत जीते हैं। ठीक है, 3 स्वर्ण और कांस्य और 2 रजत भारत ने इसमें जीत लिया है। उड़ीसा में भारत का पहला अनाज एटीएम बनाया गया है, भुवनेश्वर में। ठीक है, और यह एटीएम मात्र 5 मिनट में 0.01% की न्यूनतम त्रुटि दर के साथ 50 किलोग्राम तक चावल वितरित कर सकता है। 50 किलोग्राम भुवनेश्वर में स्थापना की गई है। बाद में इसे सभी 30 जिलों में विस्तार देने की योजना है। ठीक है, तो इतना याद रखिए, अनाज एटीएम उड़ीसा में 50 किलोग्राम तक का चावल ये दे सकता है 0.01% की न्यूनतम त्रुटि दर के साथ। तो अनाज एटीएम उड़ीसा। ठीक, तो ये आज के करंट अफेयर थे, आज के महत्वपूर्ण घटनाक्रम थे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? मुझे लगता है आज का वीडियो सबसे गुणवत्तापूर्ण रहा है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। जल्दी ही इसका अगला पार्ट लेके आएंगे। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।